Hello and welcome all of you. Good afternoon all of you. I have already given one lecture on linear equation in two variables. Today I am going to teach you the second lecture on linear equation in two variables. I have introduced about the linear equation in two variables, and now let us start the new lectures of today. जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन टू वेरिएबल्स, उसमें वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई वेरिएबल होते हैं और ए और बी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है टू वेरिएबल्स में, इसको हम कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन को। जनरली फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एन या एम की फॉर्म में लिखा जाता है। इसके टू वेरिएबल्स फॉर्म होते हैं। वेरिएबल कौन से होते हैं, एक एक्स वेरिएबल आ गया, एक वाई वेरिएबल आ गया, ठीक है। और इस दो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू जीरो, और सेकेंड इक्वेशन आ रही है हमारे पास ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू जीरो। ये टू इक्वेशन है हमारे पास और टू वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे पास, तभी इसका नाम क्या है, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन इक्वेशन को हम ग्राफ में एक लाइन के, स्ट्रेट लाइन के तौर पर हम दिखा सकते हैं, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन लिखी एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे पास एग्जाम्पल इक्वेशन आ गई 7x प्लस 3y प्लस 2 इजकल टू जीरो, 4x माइनस 7y माइनस 3 इजकल टू जीरो। अब इसको हम a और b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे ए वन एक्स, अब क्या है, इसका कंपेयर किया है इसके साथ, ठीक है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। ए वन एक्स, एक्स एक्स सेम है, ए वन कितना आ रहा है 7, तो तभी ए वन 7 आया। बी वन वाई और 3 वाई, वाई वाई सेम आ रहा है, बी वन क्या हमारे पास 3 आएगा, तभी बी वन 3 लिखा। और सी वन क्या, कॉन्स्टेंट टर्म क्या हमारे पास 2, तो सी वन कितना 2 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ आई होगी, ठीक है। अब ए टू एक्स क्या है हमारे पास, ए टू एक्स, अब ए टू हमारे पास क्या है 4 है एक्स, बी टू वाई क्या है, बी टू वाई यानी वाई वाई सेम है, बी टू क्या 7 आएगा, ठीक है, बी टू 7 आ गया। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म -3, तो जहाँ पे -3, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयर करके ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे करते हैं। अब इसमें क्या बता रहा है ये, कि अब जो भी हमने बताया आपको, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं आपको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ग्राफ में जैसे इक्वेशन को हम दिखा सकते हैं, ये इसकी कुछ समथिंग वैल्यू निकलेगी तो ये आपस में एक लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, दूसरी ऐसे बनेगी, जब कोई भी लाइन्स आ सकती हैं, क्योंकि दो इक्वेशन हैं तो दो लाइनें बन सकती हैं इसकी, ठीक है। तो ये बताया है इन्होंने। इसके आगे हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, द सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन हम जैसे पढ़ते हैं, सॉल्यूशन जैसे हम पढ़ते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज वन सॉल्यूशन, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, देयर आर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे हम पढ़ते हैं। तो वो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, हम दो इक्वेशन को कैसे पता चलता है कि देयर इज नो सॉल्यूशन है, और दो इक्वेशन का कैसे पता चलता है देयर इज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये आओ हम समझते हैं, ठीक है। एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, आपने ध्यान से पढ़ना है और पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। आप आधे ही स्विप करके वीडियो को कर देते हो और स्किप कर देते हो और पूरा वीडियो को नहीं देखते हो। आप पूरा देखोगे तभी कंसेप्ट आपके माइंड में आएगा। जैसे सिस्टम ऑफ एन एस सिस्टम है इसका, ठीक है। जैसे ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू, ठीक है। इसमें कितने टू इक्वेशन है। अब इसको मैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिखाना है, तो उससे पता चलता है कि इनकी लाइनें क्या इंटरसेक्ट हो रही हैं, पैरेलल आ रही हैं या इंसिडेंट्स लाइन आ रही है, ठीक है। तो हम एक एक करके आप सोल्यूशन पढ़ेंगे। फर्स्ट केस क्या बताता है हमें, ठीक है, पहला केस पढ़ना है हमने, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस बताता है हमें, अगर हमारे पास
दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्ट दो लाइनें होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन आपको इक्वेशन में कैसे पता चलेगा, जब तक आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ग्राफ में नहीं दिखाओगे, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये यूनिक सोल्यूशन है। पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आपने A1/A2 किया, वो डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास यूनिक सोल्यूशन है। वह जो दो इक्वेशंस की लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, और जिसको हम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, जहाँ कॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपने समझना है। अब इसके जो सेकंड केस है वो क्या कह रहा है, अगर दो लाइंस पैरेलल आएगी, ठीक है, तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। देखो ये पैरेलल लाइन, सामने सामने लाइन आ रही है, इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। लेकिन इसका फार्मूला जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 B1/B2, तो ये तो बराबर होगा, लेकिन ये C1/C2 डज नॉट इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो इसको हम इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। उसके बाद थर्ड जो केस आ गया हमारे पास, क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स आ गई। क्या आएगी, को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन। ये देखो एक लाइन ये वाली है, और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है। इसके पास ही एक लाइन ऊपर है, उसके साथ ही दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इन को इंसिडेंट लाइन आ रही है, ठीक है। तभी एक रेड से बताइए और दूसरी ब्लू से बताइए इन्होंने, ठीक है। तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। क्या होगा, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। इसका हो गया, तीनों बराबर हो गए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों बराबर होंगी तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्सिडेंट लाइन आएगी, जिसको हम कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसको डिपेंडेंट सोल्यूशन बोलते हैं। अब ये देखो, ये कुछ नहीं है, ये डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन ये इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है और ये डिपेंडेंट सोल्यूशन है। ये कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, ये इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, और ये कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। कॉन्सिस्टेंट ये वाला आ गया, ध्यान रखना है आपने। इसको हम कॉन्सिस्टेंट सिस्टम भी बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। इसको इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, इसको नो सोल्यूशन बोलते हैं। इसको कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं और इसको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, बताओ कौन से केस में दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, तो आपने बोला है यूनिक सोल्यूशन में या केस 1 में, ठीक है। अब कौन से केस में, जिस केस में दो लाइनें पैरेलल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं या पैरेलल नो सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक। कौन सा सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। तो ये आपने अच्छी प्रकार से समझा, जैसे मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। अब मैं विद एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जैसे इन्होंने बोला है केस 1, केस 2 और केस 3। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, केस 1 में जैसे हमें इक्वेशन दी है 3x + 4y इक्वल टू 12, 5x + 2y इक्वल टू 10। ऐसे ही कंपेयर करके हमने करना है A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0, A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करोगे तो आपके A1, B1 और C1, A2, B2 और C2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे ये वैल्यू निकल गई A1, B2, C1 सब की वैल्यू निकल गई। इसको आपने कंपेयर करना है जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऐसे करना है। तो पहले देखना है हमने A1/A2 इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, A1 हमारे 3/5 आ रहा है, B1/B2 4/2 यानी 2 के बराबर आ रहा है। तो जहाँ पे 3/5 है यहाँ पे 2 है, तो ये डज नॉट इक्वल आ रहा है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। कौन सा, यूनिक सोल्यूशन, जो हमने केस फर्स्ट में पढ़ा था। अब दूसरी एग्जांपल आ गई, ये वाली आ गई, ठीक है। 7x ऊपर वाली, सॉरी ये देख लो, ये आ गया 3x + 2y + 4 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, तो 6x + 4y + 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसकी हमने क्या करना है, इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। तो फार्मूला लगाना है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। देखना ये तीनों इक्वल आ रही हैं, नॉट इक्वल आ रही हैं, क्या देखना, ये हमने पूरा देखना है इसको, ठीक है। जैसे 3/6 किया तो 1/2 आ रहा है, ठीक है, 1/2। फिर
2/4 किया तो 1/2 आ रहा है इसका, 4/2 किया तो 2 आ रहा है। अब जो हमारे पास A1/A2 B1/B2 ये इक्वल आ रहे हैं, बट C1/C2 डज नॉट इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आ गया, देयर इज़ नो सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये एग्जाम्पल आ गया। इसके केस थर्ड आ गया हमारे पास, x - y + 3 इज इक्वल टू 0, 2x - 2y + 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमने बताना वही कंपेयर करके हमने A1 B1 C1 की वैल्यू निकाली, A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाली। इसको हमने A1/A2 B1/B2 और C1/C2 जब किया तो हमारे पास तीनों इक्वल आ रहे हैं। इक्वल कैसे आ रहे हैं, 1/2 1/2 और 1/2 दोनों तीनों बराबर आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो ये हमारे पास द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के थे। ठीक है, जो हमने डिटेल में पढ़े और आपको एक एक कंसेप्ट पूरा समझाया, तो आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आया है। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट करेंगे। अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 3 मेथड से हम इसके सोल्यूशन निकालते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं 3 मेथड, जैसे आपने 10th 9th और 11th 12th जहाँ तक आप पढ़ोगे तो अब ये 3 सब्जेक्ट अपने 4 कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है आपके, तो कौन कौन से आ गए, पहला हमने जैसे ऊपर पढ़ लिया ग्राफिकल मेथड आ गया, किसी इक्वेशन को हमने ग्राफ में बताना है इन लीनियर फॉर्म में। तो कैसे बता सकते हैं उसका, हम इन दिस मेथड वी ड्रा, ग्राफ निकालना है हमने। ठीक है, और जो दोनों इक्वेशन होगी उसको कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में हमने ग्राफ में बताना है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले ये पार्ट कर लिया है। ठीक है, उसी प्रकार इफ़ दी इंटरसेक्ट, ये हमने तीनों सोल्यूशन कर दिए हैं। तो कैसे कौन सी लाइनें पैरेलल, कौन सी आएगी, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो यही बताया है इसमें। अब दूसरा कौन सा आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आपने बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा होगा मेथड, जो 10th में पढ़ते हैं बच्चे, जो 12th 11th में उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन जो अभी 8th 9th में छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लास वाले, तो उन्होंने नहीं पढ़ा है। लेकिन जो 10th वालों ने पढ़ा है उन्होंने आज तक ऐसा कंसेप्ट नहीं समझा होगा। तो आज मैं आपको एक अच्छी प्रकार से डीपली कंसेप्ट समझाऊंगा, और ऊपर भी मैंने जो समझाया, ऊपर क्वेश्चन जो किया आपको, तो वो भी आपको एक पॉइंट करके मैंने समझाया आपको। तो वही पॉइंट हमने क्या करना है, वन वेरिएबल एनी एन होगा, कोई वन वेरिएबल हमने निकालना है, एंड सुइटेबल इट्स वैल्यू अदर एन, और उसकी जो सुइटेबल वैल्यू होगी तो वही हमने उसकी ढूंढनी है, निकालनी है क्या होगी उसकी। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम करते हैं। ठीक है, इट इज़ वाइज टू यूज अबव द मेथड व्हेन कोफिशिएंट ऑफ आइदर एक्स और वाई इज +-1 इन एनी ऑफ द एन सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमने बताया इसमें कोई टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमने वो मेथड लगाना है। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। अब सेकंड मेथड कौन सा गया, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना है, काटना है, किसी प्रकार से दो क्वेश्चनों के आपस में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई होंगे वो कटने चाहिए, तभी हमारी एक्स और वैल्यू की एलिमिनेट, आपने मेथड से ही पता चल गया एलिमिनेट क्या होता है, काटना होता है। ठीक है, इसका भी सेम दिया है, और सेम कोफिशिएंट ऑफ both इक्वेशन, देन वी विल एलिमिनेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जैसे यही थे, इन दिस मेथड वी हैव टू मैड, क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट एंड सेम इन बाथ, दोनों का सेम सोल्यूशन होना चाहिए, एंड देन क्या करते हैं, हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करना है, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना है। इट इज़ सुइटेबल होगा यूज़ अबव मेथड, ये तभी होगा जब हम क्या, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब इसकी हम एग्जांपल भी आपको समझाएंगे विद, लेकिन पहले हम तीनों इक्वेशन की मेथड समझ लेते हैं। फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड या क्रॉस पॉन्डिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉन्डिंग मेथड, दिस मेथड हैज़ एडवांटेज ऑफ गेटिंग द बोथ। ठीक है, ये क्या होता, ये मेथड का फ़ायदा क्या है, हमें एडवांटेज क्या है, क्योंकि बात वेरियस साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, दोनों एक से मिलते जुलते होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो हमने सोल्यूशन किए तो क्रॉसपॉन्डिंग मेथड में यूज़ होंगे हमारे। ठीक है, तो तभी हमने ये 3 सोल्यूशन कर दिया। अब लीनियर इक्वेशन के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में, ये फार्मूला आपने याद करना है। एक्स का क्या होता है, B1 C2 माइनस B2 C1,
डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, ये इसका फार्मूला x के लिए, और y के लिए क्या होगा A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस B1A2, ये इसका फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड को क्या बोलते हैं हम? डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, जो क्रैमर्स रूल सॉरी क्या है, क्रैमर्स रूल्स बोलते हैं। अब एक एक हम क्वेश्चन आपको एक एक करवा देते हैं, और आज का ये इसी लेक्चर में हम ये टॉपिक हमारा द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे आपके पास दो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, कौन सी दो क्वेश्चन दिए हैं आपको? x माइनस वाई इजकल टू 3, 2x प्लस 3y इजकल टू 36। अब इसमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी इक्वेशन लेनी है, चाहे फर्स्ट लो चाहे सेकंड लो, उसकी आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने फर्स्ट ली, इसकी x की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, x माइनस वाई इजकल टू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना? 3। तो x की वैल्यू निकाली 3, x माइनस का इस साइड किया प्लस, x की वैल्यू कितनी? 3 प्लस वाई आएगी। और ये वैल्यू पुट हमने किस करनी है? सेकंड में करनी है। किसमें? सेकंड में करनी है। तो वही उन्होंने किया है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन वी गेट। ठीक है, 2 के बाद x की वैल्यू कितनी? 3 प्लस वाई आई, तो इसको पुट किया हमने, प्लस 3y ऐसे ही लिखा हमने, प्लस 36 ऐसे ही लिखा। अब इसकी ब्रैकेट खोलनी है, 3 2 6 प्लस 2y प्लस 3y इजकल टू 36, 5y इजकल टू 36 माइनस 6 y इजकल टू 30/5 इजकल टू y की वैल्यू 6 आ गई। अब इसकी वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट और सेकंड, और इसको हम थर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड में पुट की। जब हम थर्ड में करते हैं तो एक्स, थर्ड इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 3 प्लस वाई है। तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 6 आई, 3 और 6 इतना 9, तो x इक्वल टू 9। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। अब जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा, बस आपने यही मेथड लगाना है सब्स्टिट्यूशन का, आपका हर एक प्रकार का क्वेश्चन निकल जाएगा। आपकी जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो आज के लेक्चर में आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ आओगे। फिर इसको अगर आपने वेरिफिकेशन करना है, इसका जो आपने इसका चेक निकालना चाहते हो कि आपका LHS इक्वल टू RHS के बराबर है तो नहीं है, तो आपने x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, आपने जो भी इक्वेशन है आपके पास, तो उसमें पुट करनी है। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 9, अब देखना है इसको पुट करके LHS इक्वल टू RHS के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 9 माइनस 6 किया तो कितना? 3 के बराबर है। x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर था? 3 के बराबर, तो LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो बस ये इसका वेरिफिकेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड मेथड कौन सा? एलिमिनेशन मेथड है। कौन सा? एलिमिनेट करना, इसको काटने वाला। अब कैसे काटना है मैं बताता हूँ आपको। अब इसके बाद क्या? 2 इक्वेशन आ गए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये 2 इक्वेशन आ गई। इसको हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। मल्टीप्लाई फर्स्ट, अब मल्टीप्लाई क्यों करना है? इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे x के साथ कोफिशिएंट और इसका x सेम होना चाहिए, चाहे y के साथ कोफिशिएंट और y के साथ कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। लेकिन इन दोनों का डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जहाँ पे 4y है तो जहाँ पे 4y बनाना है, तो इसलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करना और 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई सेकंड को किया तो 2 से किया, 2 इंटू 2x कितना था? 4x। ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू 4। लेकिन इन्होंने किससे किया है? 2 से इक्वेशन सेकंड को किया है और 2 से इक्वेशन थर्ड को किया है। 1 इक्वेशन 2 से किया है और सेकंड इक्वेशन को 3 से किया है। तो ऐसे किया, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन 2 से करोगे तभी भी आंसर यही निकलेगा। ठीक है, मैं जैसे बताता हूँ आपको। पहली इक्वेशन हमने सेम लिखी, 3x प्लस 4y, सॉरी 4 भी लिखना, 4y इक्वल टू 10 आ गया। अब इसका 4y निकाला हमने, तो अच्छा ठीक है, इसका माइनस है, हाँ, तो फिर इसके -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर निकलेगा कि माइनस माइनस प्लस आएगा तभी सेम आएगा, तो -4x आएगा प्लस 4y आएगा इक्वल टू -4 आएगा। फिर ऐसे निकालना पड़ेगा तभी भी आंसर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी ठीक आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले को फर्स्ट क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को 3 से किया, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8y प्लस 10 2 जा कितना? 20 आ गया। ठीक है, सेम। अब इसको 3 से किया, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा -6y प्लस 3 2 जा 6 आ गया है, तो इसको 14y इक्वल टू 14 आया, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब सेम जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया वैसे ही अब इसकी वैल्यू पुट हमने, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो, आंसर इसका सेम आएगा।
तो इन्होंने सेकंड में पुट की, ठीक है। 2x माइनस 2y की जगह हमने 1 लिखा, इसका 2x आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 प्लस 4 आ गया, 2 इसके नीचे चला गया, 4/2 किसके 2 के बराबर। तो ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। सेम आपको वेरिफिकेशन करना है तो एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है, उसकी LHS और RHS अगर बराबर आ गए तो आपका क्वेश्चन जो ठीक है, न गलत आया तो नहीं गलत है, ठीक है। अब इसका तीसरा है जो नेचर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से आप जान चुके होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ऐसे करना है। तो इसकी जैसे इक्वेशन दी है हमें, ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, आपको वैसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये आपकी 2 इक्वेशन आ गई, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे आपको कंपेयर करना है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 2, इसको कंपेयर करके आपने जो भी करोगे तो a की वैल्यू 1 निकलेगा, कोफिशिएंट x के साथ क्या 1 है तो a 1 आएगा, b -3 c -3, a 3 आएगा, b -4 और c -2। तो इसलिए हमारे पास a1 b1 और c1 निकलेगा, और नीचे वाला a2 b1 और b2 c2 निकलेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने सोल्यूशन निकालने के लिए ऐसे करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये क्या हमारे पास आ रहा है, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। तो ये हमारे पास क्या देयर इज़ नो सोल्यूशन आएगा, क्या आएगा, देयर इज़ नो सोल्यूशन, जैसे हमने केस सेकंड में पढ़ा था, ठीक है। अगर ये नो सोल्यूशन आ रहा है तो हमारा इसके आगे क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। अगर हमारे पास देयर इज़ नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, या देयर आर मैनी सोल्यूशन आएगा, या यूनिक सोल्यूशन आएगा तो आगे क्वेश्चन नहीं निकलना है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा तो फिर निकलना है, ठीक है। तो इसका जैसे आगे एग्जांपल, तो ये पूरा निकल जाएगा कि ठीक है, सेम टू सेम कंपेयर किया तो a1/a2 आ रहा है, ठीक है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 में इसको कंपेयर करना है। a1 b1 और c1 की वैल्यू a2 b2 और c2 की निकलेगी आपकी वैल्यू, ठीक है। फिर इसको आपने ऐसे लिखना है, a1/a2 2/3 आ रहा है, b1/b2 1/2 आ रहा है। तो ये दोनों हमारे पास डज नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो c1/c2 को निकालने की जरूरत नहीं है, और बराबर आए तो c1/c2 निकालना। तो ये हमारे पास आया a1/a2। ये हमारे पास क्या यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, जो केस 1 में अपना पढ़ा है। यूनिक सोल्यूशन आएगा तो हमने इसके आगे क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो इसको आप फार्मूला लगाना है अपने, कौन सा फार्मूला लगाना है, जैसे आपने पढ़ा नहीं है, जैसे जहाँ पे बताता हूँ, b1/b2 फिर क्रॉस c1/c2 फिर क्रॉस a1/a2 फिर क्रॉस b1/b2, ये फार्मूला गया। तो ये वैल्यू पुट करनी है जहाँ पे सेम टू सेम, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेगा तो बस देखो आप b1/b2 क्या आ रहा है, b1 1/2, तो 1/2 इधर लिखा 1 2। अब c1 तो c2 क्या आ रहा है हमारे पास -5 और -8 आ रहा है, ठीक है, तो ये लिखा। फिर b1 a1 और a2 क्या है 2 और 3 आ रहा है, तो सेम वही लिखा 2 और 3। तो फिर हमारे पास b1/b2 क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है, तो 1 और 2 जहाँ पे लिखा। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, 8 -8 आ गया, मल्टीप्लाई से किया -8 आ गया, 5 2 जा 10 -10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। फिर इसको 5 3 जा -5 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 8 आ गया। तो इसका LCM भी करना है मैंने, ठीक है, -8 + 10 -15 + 16 -4 -3 इसको ही किया है इन्होंने, ठीक है। 8 -8 + 10 इन्होंने ये लिखा नहीं है, चलो ठीक है, पहले अपने a/, लिखना था, फिर x की जहाँ पे y की और जहाँ पे 1 है, जब इसके ऊपर x आना था, इसके ऊपर y आना था, इसके ऊपर 1 आना था, लेकिन इन्होंने शॉर्टकट निकाला है। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने दूसरा तरीका लाया, ऐसे भी ठीक है, ठीक है, जैसे आप कर सकते हो। तो इन्होंने ऐसे किया है। अब इसका जैसे माइनस करके 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट अपॉन लास्ट, जो फर्स्ट आ रहा है वो लास्ट का 2/1 आएगा। 2/1 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। और वाई की वैल्यू सेकंड अपॉन लास्ट, जो सेकंड है उसका लास्ट, ध्यान रखना है। अपने एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो फर्स्ट अपॉन लास्ट, यानी पहली टर्म कौन सी है आपकी ये 2 और लास्ट टर्म 1, और सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड भी 1 और
थर्ड भी 1 आ रही है, लास्ट भी 1/1 ये हमारी x और y की वैल्यू। ये आपको क्रॉसपोंडेंस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, अच्छी प्रकार से समझाया आपको। आई होप आपको अच्छी प्रकार से ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब जैसे कि लॉकडाउन हो गया है, 10th और 12th के एग्ज़ाम भी स्थगित हो चुके हैं, यानी कि 10th वालों के रद्द हो चुके हैं और 12th वालों के 1 महीने के लिए स्थगित हो चुके हैं। तो आपने ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ने के लिए इस चैनल को से जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है ज़रूर। तो ओके बाय, जय हिंद जय भारत।